नॉक नॉक। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए सर कंपनी लॉ में एंड सिक्योरिटी लॉ में 80+ मार्क्स के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी रखें सर, हम कैसे प्रिपरेशन करें, आइए समझते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये वीडियो उसी स्टूडेंट के लिए है जो जेन्युइनली कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ में 80 या 85+ लाना चाहता है। वो लोग जो सिर्फ पास होने का सोचते हैं वो इस वीडियो से दूर रहे। बेटा यहाँ पर मैं आपको आज 5 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जिससे यू वुड बी एबल टू नॉट ओनली क्लियर योर एग्जाम और स्कोर एग्जामिशन, बल्कि आप कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ में अपने सीएस एग्जीक्यूटिव में हाईएस्ट मार्क्स अक्रॉस इंडिया ला सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहली स्ट्रैटेजी की। पहली स्ट्रैटेजी है कि आप सब लोगों को पूरा पढ़ना है। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट। आपको एक एक चीज को पढ़ना है, आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट्स में से नहीं पढ़ना है जब तक आपने एक बार कंप्लीट कोर्स ना किया हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीट कोर्स, तो कंप्लीट कोर्स का मतलब है पूरा इन डिटेल्ड कोर्स। कोर्स खत्म करना, फिनिश करना एंड कंप्लीट करने में फर्क होता है बच्चे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कंपनी लॉ की बात करूं, तो कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा अभी 82 आवर्स का एक चैप्टर है, जो अभी हम जब नया पढ़ेंगे और अमेंडमेंट्स के साथ तो इट विल बी अराउंड फॉर 100 to 110 आवर्स। अभी करंटली हमारा 82 आवर्स का डायरेक्टर्स है। यही नहीं, जब आप शेयर कैपिटल चैप्टर की बात करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 47 आवर्स का है। यही अगर हम अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करते हैं तो ये भी 47 आवर्स का है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स, जो डेट कैपिटल है, ये 40 आवर्स का है। तो अगर आप देखेंगे बेटा, तो मैंने आपको डायरेक्टर्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, शेयर कैपिटल, अभी जनरल मीटिंग की बात करें तो ये भी 50 आवर्स का है। अभी मैंने सिर्फ आपको 5 चैप्टर्स बताए और ये 5-6 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए ये 280 आवर्स से ज्यादा के हैं। डायरेक्टर्स कहाँ 80-90 आवर्स का है, शेयर कैपिटल अप्रॉक्सीमेटली 50, जनरल मीटिंग अप्रॉक्सीमेटली 50, अकाउंट्स एंड ऑडिट 47 आवर्स का, डेट कैपिटल जो मैंने कहा डिबेंचर एंड डिपॉजिट वो 40 आवर्स का। मतलब सिर्फ 5 चैप्टर्स की बात अभी मैंने आपसे की है जो कि 280 to 300 आवर्स के हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा एंड कंप्लीट कोर्स करना है। इसी के साथ अगर मैं सिक्योरिटी लॉ की बात करूं, बेटा हमारा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स का है। अगर हम बात करते हैं टेक ओवर कोड की, ये अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स का है। पास्ट ईयर की जब हम प्रैक्टिस करते हैं केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स की, सिक्योरिटी लॉ की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, वो जो लेक्चर्स हैं हमारे वो अप्रॉक्सीमेटली 80 आवर्स के हैं पास्ट ईयर के केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल। तो मैंने सिर्फ अभी 3 बातें बोली, आईसीडीआर, टेक ओवर एंड केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल। जब हम ये 3 चीजों की बात करते हैं तो यही बेटा देखिए आप 180 आवर्स का जो कंटेंट है वो हो जाता है सिर्फ 3 चैप्टर्स का। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कि हमको कोर्स खत्म नहीं करना है, हमको कोर्स कंप्लीट करना है। राइट बच्चे, अब हम बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 2 की, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। सर ये तो समझ आ गया स्ट्रैटेजी नंबर 1 से कि हमको पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन सर वो हमें पढ़ना कहाँ से है? तो बेटा हम लोगों को बेयर एक्ट एंड बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बेयर एक्ट में पढ़ाता हूँ। कंपनी लॉ को आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है, एमसीए की रूल बुक से पढ़ना है, उसी के साथ आपको सेबी जो है, जो आपका सीएमएसएल का जो सब्जेक्ट है, वो आपको बच्चे बेयर रेगुलेशन से पढ़ना है। अगर आपको सेबी आईसीडीआर पढ़ना है, लोडर पढ़ना है, इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ना है, कोई भी रेगुलेशन आपको पढ़नी है, टेक ओवर कोड पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आपको सेबी की जो बेयर रेगुलेशंस हैं सेबी की वेबसाइट से, वहां से प्रिंट आउट निकाल के आपको उसमें से पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि जब आप बेयर एक्ट से पढ़ते हो, जब आप बेयर रेगुलेशन से पढ़ते हो, तो आप बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाते हो, आप चीजों को बिटवीन द लाइंस जो हम बोलते हैं वो रीड कर पाते हो। जो चीज लॉ में लिखी है, जो ऊपर ऊपर समझ आ रही है, वो तो आप समझते ही हैं, लेकिन बियॉन्ड द वर्ड्स जाके भी क्या मीनिंग निकल रहा है,
कौन सा लॉ, कौन सा प्रोविजन कौन से दूसरे प्रोविजन से कनेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेयर एक्ट एंड बेयर रेगुलेशन ही जो है वो रीड करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मॉड्यूल रीड मत कीजिए, आपको अपना मॉड्यूल भी एक बार रीड करना है, लेकिन आपका जो मेन सोर्स है, जो ग्रंथ नॉर्म है, जो कि मेन सूत्र है आपकी नॉलेज का और आपकी तैयारी का, वो बेयर एक्ट एंड बेयर रेगुलेशन होना चाहिए। बेटा जो थर्ड स्ट्रैटेजी है ये आपके लिए बहुत काम की है, स्पेशली जो आज के मिलेनियल्स हैं, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, बेसिकली जो आजकल के बच्चे हैं। बेटा आप लोग ना पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का जो तरीका है वो भूल चुके हैं। मतलब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना जितने भी घंटे पढ़ते हैं आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखते हैं। आपके लिए पढ़ाई का मतलब है कैमरे के सामने बैठ गए, अपनी स्क्रीन के सामने बैठ गए, जो भी आपका लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, बस उसमें बैठ के टीचर को सुनना और देखना। सिर्फ टीचर को देखते रहना, सुनने रहना पढ़ाई नहीं है बेटा, वो सिर्फ स्टडीज का एक एलिमेंट है, एक सेगमेंट है। आपको इसके अलावा रीडिंग पे फोकस करना है। यस बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में सारा दिन 8 से 9 घंटे की क्लासेस लेते हैं, 10 घंटे की क्लासेस लेते हैं, लेकिन वो रीडिंग नहीं करते हैं। तो बेटा आपको रीडिंग के लिए भी टाइम चाहिए। आपने एक बार जो भी एडुकेटर से आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने मुझसे जब पढ़ा तो मैंने आपको जब बेयर एक्ट में से पढ़ाया तो मैंने एक एक चीज़ का आपको इंटरप्रिटेशन किया, आपने वही चीज़ें मेरे साथ साथ अपने नोट्स में लिखी, बेयर एक्ट में लिखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे रीड नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसको रीड ही नहीं करते। इनफैक्ट अगर बच्चों को कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो दोबारा से सारे लेक्चर शुरू कर देते हैं। देखना बेटा आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रीडिंग करनी है। रीड करते हुए चीज़ों को आपको दोबारा से जब आप रिवाइज करें, जहां आपको दिक्कत आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्शन के लिए आपको रिस्पेक्टिव लेक्चर में जाके वो डाउट रिजॉल्व करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक बार आपने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा, उसके बाद आप सेल्फ रीड करेंगे और सेल्फ रीड करते हुए आप मिनिमल यूज ऑफ लेक्चर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट के लिए जहां पर आपको डाउट आ रहा है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज राइटिंग प्रैक्टिस। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो पहले लेवल पे बस बार बार लेक्चर ही देखते रहते हैं, वो रीडिंग भी नहीं करते और राइटिंग भी नहीं करते। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब सेकेंड लेवल के स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो लेक्चर्स को देखते हैं, साथ में रीडिंग भी करते हैं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। उनका भी बच्चे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनको एग्जाम में जाके कोई अपरहेज नहीं मिलेगा। मतलब बेटा अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो मैं एज अ फैकल्टी खुद आपको एक एक क्वेश्चन अपनी हैंड राइटिंग में लिख के देता हूं कि बेटा देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। जब मैं एज अ फैकल्टी लिख सकता हूं तो आपको भी तो लिखना है यार। आजकल ना एक अजीब सा कल्चर बन गया है, अमित सर वो आपने हैंड रिटन नोट्स दे देंगे जरा। बेटा अमित सर ने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि वो आपको बेटर तरीके से पढ़ा सके। इसी तरीके से आपको भी हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, चाहे आप मेरे वाले ही नोट डाउन करो, लेकिन आपको एक बार चीजें अपने हाथ से निकालनी चाहिए। जितनी भी केस स्टडीज है बेटा, वो सारी की सारी केस स्टडीज अगर आप नहीं कर सकते सॉल्व, तो कम से कम हर सब्जेक्ट में आपको 300 के आसपास केस स्टडीज अपने हैंड से निकालनी चाहिए। अमित सर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे क्या? यार आप एक बात बताओ ना, अगर आपने दोनों मॉड्यूल्स की जी तोड़ तैयारी करनी है, अगर आप रैंक के लिए एम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि अगले 40 साल कि जो आपकी रोटी है वो बहुत सक्सेसफुली चले एंड यू वांट टू बी वन ऑफ द बिग कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड जो मैं 300 केस स्टडीज आपको बोल रहा हूँ, मैं क्या ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन करते हो, आपके 5 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप डेली एक सब्जेक्ट की एक केस स्टडी अपने हाथ से नहीं लिख सकते? बताइए बेटा, डेली एक सब्जेक्ट की एक केस स्टडी भी लिखेंगे ना, और अगर आप 7 मंथ्स तक ये काम करेंगे तो भी 200 से ज़्यादा केस स्टडीज बाय हैंड आप लिखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप किसी चीज़ को एक बार पहले अपने हाथों से निकाल चुके होते हैं और जब आप वही चीज़ एग्जाम में करते हैं, तो बेटा आपका जो टाइम होता है ना सोचने का, वो कम हो जाता है। जहां बाकी लोग सोचने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और लिखने में कम, वहीं आपको एक अपर एज मिलेगा कि आप लिखने में ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ करेंगे एंड चीज़ें आपको रेडिली आपके माइंड में अवेलेबल होंगी, जो कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगी
और आपको रैंक की तरफ भी लेके जाएंगी। तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड हम लोगों को हर सब्जेक्ट में, स्पेशली लॉ के सब्जेक्ट्स में, हमको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 200 से 300 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और ये टारगेट देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, बट डेली एक क्वेश्चन अपने हाथ से निकालेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी। लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बेटा हम लोग जब स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है तो हर स्टूडेंट एक चीज जरूर चाहता है कि मैं ना पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लूं, उनको एक बार मेरी आंखों से निकाल लूं कि यार इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि पेपर में आया हो और मुझे ना आता हो, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब वो पुराने क्वेश्चंस देखते हैं तो उन पुराने क्वेश्चंस के जो पेपर में आए होते हैं उनके आंसर्स भी देखते हैं जो कि पुराने होते हैं। बेटा अगर आप आईसीएसआई की गाइडलाइंस को ही रेफर करते हो तो आईसीएसआई ने 2019 में जो गाइडलाइन लॉन्च करी थी एग्जाम के बाद, उसका आंसर उसी पॉइंट पे 2019 में जो लॉ था उसके हिसाब से दिया गया है। आज अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर चेंज हो चुका होगा, आईसीएसआई उसे अमेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, या तो आप पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस देखें, आंसर आप खुद इवैल्यूएट करें, आपका जो भी कंसर्न स्टडी मटेरियल है उसमें से देखिए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे आंसर्स भी अमेंडेड ही वहीं से पढ़ने हैं, तो उसके लिए जो भी आपके रिस्पेक्टिव एजुकेटर है आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमें अमेंडेड आंसर दीजिए गाइडलाइंस के, जैसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अनअकैडमी पे प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके साथ एक लास्ट चीज और आती है जो आपकी मल्टीपल रिवीजन्स की तरफ लेके जाती है। मतलब आप लोगों को रिवीजन का एम्पल टाइम मिलना चाहिए। एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप सिलेबस खत्म कर रहे हैं, एग्जाम से 4 दिन पहले सिलेबस कर रहे हैं खत्म। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं सर एग्जाम आ गए, सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, अब हम ये 4 चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं। बेटा कभी भी हाफ प्रिपरेशन के साथ बैटल नहीं जीती जाती। आपको 1, 2 नहीं, कम से कम 3 रिवीजन्स, मैं अपने टाइम में 5 रिवीजन्स करके गया था और मैं सबको 5 बोलता हूं, लेकिन शायद आज के टाइम में इम्प्रैक्टिकेबल है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज के टाइम में टेस्ट मैच लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग तो T20 देखना चाहते हैं, 5 डेज किसी के पास है ही नहीं। उसी तरीके से जैसे 5 डेज मैच ODI में 1 डे में कन्वर्ट हुआ एंड देन T20 में, उसी तरीके से वो 5 रिवीजन 3 में कन्वर्ट होगी और 3 से 0। तो मैं ये बोलूँगा कि 0 रिवीजन नहीं, कम से कम 3 रिवीजन जो है बेटा वो आपको करनी ही करनी है। तो अगर आप ये पांचों की पांचों स्ट्रैटेजीज जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी यू विल नॉट इवन कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, लेकिन आपका जो नाम है वो AIR के अंदर होगा। एंड इससे आपको, आपकी फैमिली को एंड आपके एडुकेटर्स को, पूरी CS कम्युनिटी को आप प्राउड फील करा सकते हैं। तो प्लीज इन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करेंगे एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। सी यू गाइज इन दी लाइव क्लासेस।